तो हम लोगों को पढ़ना था कि ये अनुपात कौन कौन से हैं, जिसमें से सबसे पहले एक बार मेरे साथ साथ समझने की कोशिश कीजिएगा। एक अनुपात है जिसका नाम है CRR। तो सबसे पहले तो आप हेडिंग डाल लीजिए CRR, और CRR का पूरा नाम लिख लीजिए कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो, नगद आरक्षित अनुपात, नगद आरक्षित अनुपात, कैश रिजर्व रेशियो CRR। लिख लिया सब लोगों ने? लिख लिया सब लोगों ने? देखिए एक बार इस बात को हम समझने की कोशिश करते हैं, क्या चीज है ये और क्यों है। दोनों चीजें समझ में आनी चाहिए। सबसे पहले तो ये कि ये है क्या, और दूसरी बात है कि ये काम कैसे करेगी। दोनों चीजें समझेंगे, ध्यान दीजिएगा मेरे साथ साथ। आप लोगों को मैंने पहले किसी क्लास में बताया था कि बैंक लोग अपने पास में उनके जो पैसे होते हैं खुद के नहीं होते, खुद के पैसे तो थोड़े बहुत होते हैं जिससे बैंक चालू हो जाता है, जिसको बैंक की कैपिटल बोलते हैं। उससे तो बैंक वालों ने अपना बिल्डिंग, सामान, सट्टा सब खरीद लिया। लेकिन अब बैंक को रोज उधार देने के लिए पैसे चाहिए। ये पैसा बैंक के पास तो है नहीं, आएगा कहाँ से? तो बैंक अपने ग्राहकों को ललचाता है कि आ जाओ हमारे पास FD करा लो, बचत खाता खुला लो, जमा करा लो, जमा करा लो। तो लोग जा जाके वहाँ पे पैसे जमा कराते हैं। जो पैसे आप और मैं बचत खातों में जमा करा के आए, बैंक उसी पैसे को पकड़ के आगे लोन दे देता है। तो हमारे पैसे ही आगे लोन के रूप में दे दिए जाते हैं। अब वहां पे एक दिक्कत है, समझिएगा, थोड़ी ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। एक ग्राहक आया, इस ग्राहक को नाम मैंने रख लिया अमीर। तो एक मिस्टर अमीर हैं, ये बैंक में पहुंचे और इन्होंने बैंक में जाके पैसे जमा कराए। अब अमीर है तो भारी पैसे जमा कराएगा। इसने 1 लाख रुपए बैंक में जमा करा दिए और बैंक वालों ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, आप हमारे बहुत अच्छे कस्टमर हो, हम आपको 4%, 3% ब्याज देंगे। तो बैंक ने कहा कि ठीक है, 3% प्रतिवर्ष आपको ब्याज मिलेगा, पैसे जमा कीजिए और जाइए। चलो, इसने बचत खाते के अंदर, या FD मान लूं मैं, तो बचत खाता, FD जो भी बोलो, तो बैंक में इन्होंने डिपॉजिट करा दिया, मनी जमा हो गया। जैसे ये पैसा जमा होगा, अब ये मान लीजिए मैं बोलता हूं कि ये बैंक की तिजोरी है, बैंक की सेफ है। बैंक की तिजोरी में, बैंक में पहले पैसा था नहीं, अब बैंक की तिजोरी में कितना पैसा आ गया? 1 लाख। बैंक वाले जैसे ही 1 लाख की तरफ देखते हैं तो बार बार उनको लालच आता है और बैंक कहता है कि यार एक चीज सोचो, प्रैक्टिकल बात सोचो, 1 लाख रुपए ग्राहक बैंक में रख गया, बैंक ने वो पैसे लिए ले जाके अपनी तिजोरी में रख दिए। थोड़े दिन बाद, साल भर बाद वो ग्राहक आएगा और बोलेगा कि लाओ मेरे 1 लाख दो। 1 लाख तो तिजोरी में रखे हैं, आप उठा के दे दोगे। लेकिन ग्राहक बोलेगा भाई साहब आपने बोला था 3% ब्याज दोगे, लाओ 3,000 रुपये ब्याज भी दो। ये पैसा उस दराज में पड़ा पड़ा, लॉकर में पड़ा पड़ा 1 लाख 3,000 कैसे हो जाएगा? 1 लाख लिया था, 1 लाख ही रहेगा। ये कोई बचपन वाली वो विद्या नहीं जो किताबों में दबा लेते थे और उसमें पाउडर और नमक और पता नहीं क्या क्या डालते रहते थे कि विद्या 2 हो जाएंगी। ये 2 नहीं होने वाली, 1 लाख 1 ही रहेगा। इसको अगर बढ़ाना है सिर्फ एक तरीका है, बैंक को ये पैसा कहीं पे कमाई की जगह लगाना पड़ेगा। तो बैंक क्या करता है, जैसे 1 लाख रुपए बैंक की तिजोरी में आया, उसको बैंक एक क्षण भी, 1 मिनट भी खाली नहीं रहने देना चाहता। फटाफट बैंक चाहता है कि इसको आगे दे दिया जाए। तो बैंक लोगों को ढूंढता, आवाज लगाता है, आ जाओ आ जाओ, किसी को उधार चाहिए, उधार चाहिए। आप मैं सब पहुंचे। मैं कहता हूं मुझे होम लोन चाहिए, एक कहता है मुझे कार लोन चाहिए, एक कहता है मुझे शादी के लिए लोन चाहिए, एक कहता है मुझे तो व्यापार के लिए लोन चाहिए, कोई कह रहा है मुझे गहना खरीदना है। अलग अलग लोग अपनी आवश्यकताएं लेके बैंक के पास पहुंचे। बैंक उनको लोन देगा, अपना पैसा नहीं देगा। कौन सा पैसा देगा? वो पैसा जो ग्राहक 1 लाख जमा करा के आया था वही बैंक की तिजोरी में पड़ा है, यही 1 लाख रुपए बैंक आगे देने लग गया उधार। तो इस पैसे को बैंक लोन दे रहा है। अब इमेजिन करो, जितने ग्राहकों ने बैंक में पैसे जमा किए थे, बैंक ने वो सारे के सारे पैसे आगे लोन के रूप में दे दिए। 1 लाख बैंक के पास आए, 1 लाख बैंक ने लोन दे दिया, तो प्रैक्टिकली बैंक की तिजोरी तो होगी खाली, तिजोरी में तो कुछ नहीं बचा, तिजोरी खाली पड़ी है। बैंक बड़ा खुश है कि ग्राहकों को हमने 3% ब्याज का वादा किया है, जिन लोगों को लोन दिया है उनसे हम ब्याज वसूलेंगे 13%, तो मजा आ जाएगा। 13 में से 3 ग्राहक को देंगे, 10% हम बीच में ब्याज की कमाई करेंगे, यही तो हमारी इनकम है। तो बैंक की इनकम क्या होती है? लोन पे मिला हुआ ब्याज माइनस ग्राहकों को दिया गया ब्याज, ये दोनों घटा लें तो बैंक की मोटी मोटी कमाई आ जाती है। उसमें से बैंक अपने खर्चे वर्चे सब निकालता है। चलिए, तो अब बैंक खुश हो रहा है, लेकिन
खुशी थोड़ी देर की है। जैसे ही बैंक ने लोन दिया, लोन देते बैंक की तिजोरी खाली हुई और बीच में इस ग्राहक का दिमाग खराब हो गया और ये भाग के आ गया। उसने बोला भाई साहब आपको जो पैसे दिए थे ना, लाओ मेरे पैसे वापस करो। बैंक में पैसे कितने पड़े? 0। तिजोरी खाली है तो बैंक क्या देगा? कुछ भी नहीं। और अगर मान लो कि बैंक पैसे नहीं दे पाया तो गड़बड़ हो गई। और सोचिए अगर बहुत सारे ग्राहक आ जाएं, लाओ हमारे पैसे दो, तो बैंक के पास पैसा है कहाँ देने के लिए। इसलिए आरबीआई नियम बनाता है कि बैंक के पास जितना लोन आता है, बैंक अपना पूरा का पूरा लोन कभी भी, बैंक के पास जितना जमा आता है, बैंक कभी भी अपनी पूरी जमा राशि लोन के रूप में नहीं दे सकता। इसका एक निर्धारित अनुपात, पहले से फिक्स रेशियो बैंक को अपने पास रखना पड़ता है और उसको भी बैंक अपने पास रखता है हमेशा नगद स्वरूप में, कैश की फॉर्म में। और वो रेशियो कितना होगा ये टाइम टू टाइम आरबीआई डिसाइड करता है। जैसे उदाहरण के लिए मान लो कि अभी मान लो कि 4% अनुपात है, तो जब बैंक के पास लाख रुपए जमा होंगे तो इस लाख रुपए का प्रयोग करके बैंक आगे लोन तो देगा, लेकिन पूरा 100% लाख रुपया नहीं, इसमें से 4% बैंक को नगद में रखना पड़ेगा। 1 लाख का 4% करो, 1 लाख का 4% आएगा कितना? 4,000 रुपया। तो सबसे पहले 4,000 रुपए बैंक अपनी तिजोरी में अलग रखेगा नगद स्वरूप में। बचा कितना? 96,000। जो 96,000 बचा वो आगे लोन देगा। अब आप बोलोगे कि इससे क्या हुआ? इस आदमी ने लाख रुपए जमा कराए थे, बैंक ने 96,000 तो आगे दे दिए, 4,000 पड़े। ये मांगने के लिए जब आएगा लाख रुपए दो, तो बैंक कैसे दे पाएगा? भाई दे पाएगा कैसे? एक ग्राहक के अगर 4,000 रुपए रखे हैं तो अगर सभी ग्राहकों के बैंक कुछ पैसे रखता होगा तो बहुत सारा पैसा बैंक के पास रह जाता है। और जो पैसा बैंक के पास रह जाता है वो सारे ग्राहक एक ही दिन में पैसे वापस लेने नहीं आने वाले। तो आज के दिन ये आ जाएगा लेकिन बाकी लोग नहीं आएंगे। जो नहीं आ रहा उसको पड़ा रहने दो, जो आ गया उसके पैसे हम दे देंगे। फिर भी कई बार क्या होता है, विपरीत परिस्थिति आ गई, सभी लोग आ गए तो बैंक के पास जो पैसा है एक तो बैंक वो देगा और बाकी पैसे बैंक आरबीआई से उधार लाएगा और वहां से पैसे देगा। चलो, तो ये समझ में आया कि सीआरआर क्या है। बैंक अपनी जमा राशियों को आगे लोन के रूप में देता है, लेकिन उन जमा राशियों को पूरा का पूरा 100% हम लोन नहीं दे सकते। उसमें से एक निर्धारित राशि बैंक को नगद स्वरूप में काट के अलग करनी पड़ती है, जिसको सीआरआर या कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं। चलो, हमने 4,000 काट के अलग कर दिया। अब एक और सवाल उठ गया, क्या 4,000 बैंक की तिजोरी में पड़ा रहेगा? नहीं। इसका रूल ये है कि ये जो 4% राशि है ये बैंकों को काट के अलग करनी है और अलग करने के बाद में इसको ले जाके जमा कराना है आरबीआई के पास में। तो बैंक क्या करेगा? 4% राशि काटेगा और वो 4,000 रुपये आरबीआई के पास जमा कराएगा। अब सोचिए, क्या बैंक डेली जमा कराता होगा? रोज पैसे काटे रोज जमा कराए, रोज पैसे काटे रोज जमा कराए? नहीं। इसका रूल है नॉर्मली फोर्टनाइटली का। फोर्टनाइटली का मतलब होता है 15-15 दिन से। तो पखवाड़ा जिसको बोलते हैं, 14 दिन होता है नॉर्मली। तो हर 14 दिन के बाद एक एवरेज निकाल के कि 14 दिन का एवरेज कितना आया, वो राशि आरबीआई के पास जमा होती है। और आरबीआई यहाँ पे खूब बदमाशी करता है। ये पैसे जो हम आरबीआई के पास जमा कराते हैं, आरबीआई कहता है हम इस पे कोई ब्याज नहीं देंगे। तो जो 4% काट के हमने जमा कराया, आरबीआई वाला उसके ऊपर 1% भी ब्याज नहीं देने वाला। अब इसको देखो, थोड़ा ध्यान से समझते हैं हम लोग। इसका मतलब क्या हुआ? बैंक में 1 लाख जमा हुए, 1 लाख में से बैंक ने 96,000 आगे लोन दे दिया। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि इस लोन पे बैंक को कमाई होगी। फिर बैंक ने इसमें से 4,000 रुपये काट के अलग किए। ये 4,000 रुपये आरबीआई के पास जमा कराने सीआरआर के रूप में, जिसके ऊपर आरबीआई ब्याज नहीं देगा। तो इस पे ब्याज कितना मिलेगा? 0। इसका मतलब इस राशि के ऊपर कोई भी कमाई बैंक को नहीं होने वाली। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि जब ग्राहक ब्याज लेने आएगा तो ग्राहक ब्याज मांगेगा पूरे 1 लाख पे, लेकिन बैंक कमाई कितने पे कर सकता है? सिर्फ 96,000 पे। 4,000 पे बैंक को कोई कमाई नहीं होती। तो ये जो तरीका है, ये कैश रिजर्व रेशियो या सीआरआर कहलाता है। एक सवाल दिमाग में उठता है कि ये सीआरआर का फंडा आया कहां से? देखिए, ये तो समझ में आता है कि बैंकों को सुरक्षित रखने का, सिक्योर करने का तरीका है कि विपरीत परिस्थितियों में बैंक बर्बाद ना हो जाए। लेकिन ये किसके दिमाग में आई ये खुराफात? ये खुराफात सबसे पहले, खुराफात क्या अच्छा सिद्धांत है, ये सिद्धांत सबसे पहले आया जेएम कीन्स के माइंड में। आप सभी लोगों ने एक अर्थशास्त्री का नाम सुना है। अगर आप अर्थशास्त्र के विद्यार्थी रहे हैं तो ब्रिटिश मूल के एक अर्थशास्त्री हैं जिनका नाम है जॉन मेनार्ड कीन्स।
तो जो जॉन मेनार्ड कीन्स या जेएम कीन्स के नाम से ज़्यादा पॉपुलर हैं, उन्होंने सबसे पहले ये सिद्धांत दिया कि इस तरह का एक फंडामेंटल करना चाहिए। और सबसे पहले यूएस में जो फेडरल रिजर्व बैंक है वहाँ पे इसको पहले अप्लाई किया गया। अच्छी पॉलिसी है, धीरे धीरे दुनिया के सभी बैंकों ने अपनाया, और सभी बैंकों का तो पता नहीं, हमारा देश तो अपनाता है। तो भारत में ये लागू है। अभी फिलहाल ये राशि कितनी है? 4%। लेकिन ये फिक्स नहीं है, ये 4% की राशि आरबीआई बदल सकता है। आरबीआई इन जनरल हमारे देश में जो मौद्रिक नीति है उसको 2-2 महीने से उसकी रिव्यू या पुनर्समीक्षा करता है। तो जैसे ही आरबीआई पुनर्समीक्षा करेगा, अगर आरबीआई को लगा कि इस अनुपात को बढ़ाना है तो बढ़ा के 4 से 6 कर देगा, 8 कर देगा। अगर आरबीआई को लगता है कि इस अनुपात को घटाना है तो आरबीआई इसको घटा देगा। तो कम या ज़्यादा आरबीआई इसको कर सकता है। एक और बात भी तो दिमाग में आती होगी कि जब इसको कम या ज़्यादा करेंगे तो उससे हासिल क्या होगा? इसको कम या ज़्यादा करने से कैसे मौद्रिक नीति संचालित होगी, समझिएगा। देखिए यहाँ पे आइए, मान लो कि ग्राहक ने 1 लाख रुपए जमा कराए, और मान लेते हैं कि भारत में सीआरआर की जो राशि है वो है 0। बैंक ने सीआरआर 0 कर रखा है। तो अगर आरबीआई ने सीआरआर 0 कर दिया तो 1 लाख के पीछे बैंक लोन कितना दे पाएगा? 1 लाख। इसका मतलब ग्राहकों को ज़्यादा लोन मिल रहा है। अगर लोन ज़्यादा मिलेगा तो ग्राहक लोग बाजार में जाके खर्चा ज़्यादा कर सकेंगे। अगर ग्राहक बाजार में खर्चा ज़्यादा कर सकेंगे तो मार्केट के अंदर डिमांड बढ़ेगी। अगर बाजार में डिमांड बढ़ेगी तो बढ़ी हुई डिमांड के कारण प्राइजेस भी बढ़ेंगे। ज़्यादा प्राइजेस जब बढ़ते हैं तो वहाँ पे उत्पादकों का, विक्रेताओं का, सेलर्स का, प्रोड्यूसर का बेनिफिट बढ़ता है। विक्रेताओं का और सेलर का बेनिफिट बढ़ेगा तो वो ज़्यादा प्रोडक्शन करने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो उसके लिए ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। तो प्रैक्टिकली जब देश में महंगाई स्तर नीचे है, मूल्य स्तर नीचे है और मूल्य स्तर को बढ़ाना है, तो मूल्य स्तर को बढ़ाने के लिए हम लोग ज़्यादा लोन देने की कोशिश करते हैं। वहाँ भी डिपेंड करता है कि इस समय मूल्य स्तर को बढ़ाना तो है, लेकिन इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है। हम लोग कभी कभी ज़्यादा लोन देने की कोशिश करते हैं उत्पादकों को, प्रोड्यूसर्स को। कभी कभी हम ज़्यादा लोन देने की कोशिश करते हैं कंज्यूमर्स को। जब कंज्यूमर्स को ज़्यादा लोन दिया जाता है तो उपभोक्ताओं को ज़्यादा लोन देने से उपभोक्ता ज़्यादा वस्तुएं बाजार में जाके खरीदेगा। ज़्यादा खरीदने से उपभोक्ता वस्तुओं की मांग बढ़ेगी। उसकी मांग बढ़ने से बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए सप्लायर को सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी। बढ़ी हुई सप्लाई के लिए उसको ज़्यादा लोगों को रोजगार देना पड़ेगा। सारी चीज़ें होंगी। अगर यही लोन मैं कंज्यूमर की जगह सप्लायर की तरफ कर दूँ, बनाने वाले लोगों को लोन दे दूँ, तो विपरीत परिस्थिति होगी। मार्केट में 100 चीज़ों की डिमांड है, ठीक है, और मैंने कंज्यूमर को ज़्यादा लोन नहीं दिया तो डिमांड नहीं बढ़ेगी। उपभोक्ता के पास पैसे नहीं है, जेब खाली पड़ी है, क्या खरीदेगा? ये लोन दिया मैंने विक्रेता को, सप्लायर को। अगर मैंने ये लोन सप्लायर को दिया तो सप्लायर क्या करेगा? पहले की तुलना में प्रोडक्शन ज़्यादा करेगा। अगर वो ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा तो जो डिमांड है वो वही है, सप्लाई या तो उसके बराबर या उससे ऊपर आ जाएगी। और जब सप्लाई बढ़ती है, बाजार में आपूर्ति बढ़ती है, तो बढ़ी हुई आपूर्ति के कारण मूल्य स्तर गिरता है। तो जो भी है, हम ये समझ सकते हैं कि इसकी सहायता से हमेशा हम बाजार में मुद्रा की आपूर्ति को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। एक बार फिर देखते हैं, 1 लाख रुपए था, 1 लाख रुपए के अंदर अगर ब्याज की दर 0% सीआरआर की दर 0% है तो बैंक लाख रुपए लोन दे पाएगा। आरबीआई ने मान लीजिए कि यही दर बढ़ा के कर दी 15%, जस्ट एग्जाम्पल है, 15% कर दी, 10 कर लें, चलो 10 कर दिया। अगर ये 10% कर दी तो 10% तो सीआरआर में जमा हो जाएगा। तो हम लोन कितना दे पाएंगे? हम लोन दे पाएंगे 90,000 का, 90,000 का। तो देखिए, ग्राहकों को पहले की तुलना में लोन अब कम मिलेगा। इसका मतलब बाजार में मनी सप्लाई धीरे धीरे घटने लगेगी। यहाँ पे मनी सप्लाई 1 लाख से बढ़ रही थी, यहाँ पे मुद्रा की आपूर्ति मात्र 90,000 से बढ़ेगी। और अगर मान लो कि 1 लाख में यही दर हमने घटा के, पहले 90,000 था, ये दर हमने घटा के 4% कर दी, तो अब लोगों को लोन मिलेगा 96,000। तो अब मनी सप्लाई कितनी जाएगी? 96। तो इस लोन को, इस रेट को अप या डाउन करके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमेशा अपनी मुद्रा आपूर्ति को या मनी सप्लाई को रेगुलेट या नियंत्रित कर सकता है। ये रेट पहले हमारे भारत में फिक्स था, आरबीआई में फिक्स था कि ये रेट कभी भी, एक कानून है जिसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। वो जो आरबीआई अधिनियम 1934 उसमें लिखा हुआ था कि कभी भी आरबीआई इस सीआरआर की दर को घटा के 3% से नीचे नहीं कर सकती। मतलब अगर घटाना चाहें तो घटा के मिनिमम कितना होना चाहिए? 3%। लेकिन 2006 में, इन 2006 आरबीआई ने एक कानून में संशोधन करवाया, एक अमेंडमेंट किया गया, और उस अमेंडमेंट के बाद में हम लोगों ने इसकी जो दर है वो उच्चतम और न्यूनतम हटा दी। अब
इसकी कोई मैक्सिमम रेट नहीं है, कोई मिनिमम रेट नहीं है। इसका मतलब है आरबीआई आज के दिन आज़ाद है, फ्री है, और फ्री होने का मतलब है आरबीआई चाहे तो इस रेट को घटा के 13% कर दे, आरबीआई चाहे तो इस रेट को घटा के 0% कर दे। इकोनॉमी की कंडीशन के अकॉर्डिंगली आरबीआई इस रेट को रेगुलेट कर सकता है। तो ये हमने पहला कॉन्सेप्ट पढ़ा जिसका नाम था कैश रिजर्व रेशो या नगद आरक्षित अनुपात। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये समझ में आया होगा। हम लोग जल्दी ही मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।